हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज की वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे, तो ये जो बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स की, ठीक है। तो ये जनरल हिंदी की बुक है और इसमें चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर के क्वेश्चन जो हैं दिए गए हैं। जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं, ठीक है, और उसमें हिंदी आती है, तो उनके सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। बहुत अच्छी बुक है, आप लोग ज़रूर ये किताब खरीद लें, ठीक है। सामान्य हिंदी परीक्षा प्लानर के नाम से ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। परीक्षा प्लानर ये कौन सी बुक है? यूथ कंपटीशन टाइम्स का सामान्य हिंदी परीक्षा प्लानर के नाम से बुक है और इसमें सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। आप देखेंगे लगभग इस बुक में 22,417 क्वेश्चन, यहाँ पर इससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये 2 रंग की आपकी आ रही है, ये 2024-25 एडिशन, ये 2024 एडिशन लाल रंग वाली कोई भी आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इसको खरीद लें। और आज जो हम लोग इसका चैप्टर पढ़ेंगे, वो फर्स्ट चैप्टर हम लोग इसका पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं भाई इसका फर्स्ट चैप्टर कौन सा है। तो फर्स्ट चैप्टर इसका जो है, तो दोस्तों इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला, यानी वर्णमाला चैप्टर जो है उसका ये कंप्लीट चैप्टर है, आप इसमें देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस पूरे चैप्टर के सारे जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है, ठीक है। पहला नंबर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फटाफट इसको पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11 होती है तथा व्यंजनों की संख्या 41 होती है, ठीक है। स्वरों की संख्या यहाँ पर दिया गया है 11, बाकी व्यंजन जो है यहाँ 41 बता रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, लिखा हुआ अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो सार्थक लघुत्तम इकाई मतलब अर्थ होना चाहिए, और लघुत्तम इकाई क्या होती है? सार्थक, जिसका अर्थ हो। तो भाई वर्ण तो होगा नहीं, वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है, मात्रा तो होगी नहीं, अर्थ क्या था? फिर शब्द केवल बचेगा। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ये इसका सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इसकी व्याख्या चाहो तो आप पढ़ सकते हो। लिखा हुआ, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है, ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से कौन सी है? ध्वनि। और ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द बनाने के लिए सार्थक या अर्थबोधक क्षमता से युक्त होना चाहिए। सार्थक ध्वनि सार्थक ही है, ये जरूरी नहीं। जैसे आ, का, पा, ता इत्यादि, ये इसका कोई अर्थ क्या नहीं है, ये ध्वनियाँ हैं, लेकिन सार्थक नहीं है। किंतु कल, कब, चल, ये शब्द इसमें सार्थकता है, अर्थात अर्थ देने की क्षमता है, और ऐसे शब्द सार्थक, ठीक है, इकाई कहलाते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है हमारा कौन सा है। लिखा हुआ है, आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, कि भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई जो है वो क्या है? तो मूल इकाई जो है वो ध्वनि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ लिए। आगे देखेंगे, इसका व्याख्या भी चाहो तो आप पढ़ सकते हो। व्याख्या लिखा हुआ, भाषा की सबसे छोटी मूल इकाई ध्वनि, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, वाक्य में सबसे छोटी इकाई उपवाक्य है। उपवाक्य की सबसे छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद, ठीक है, या शब्द। और पद से छोटी अक्षर, अक्षर से छोटी ध्वनि, ठीक है। तो पहले ध्वनि आया, ध्वनि से बने अक्षर, ध्वनि आई, ध्वनि से बने अक्षर, अक्षर से बना पद, पद से बना पदबंध, पदबंध से बना उपवाक, उपवाक से बना वाक। ऐसे अपना क्रम याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो हमारा कौन सा है। कह रहा, वर्णों के कितने भेद हैं? तो वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के तो 2 ही भेद हैं, ठीक है, वर्णों के केवल 2 ही भेद हैं। आगे देखेंगे, लिखा हुआ, भाषा में कुल हिंदी भाषा की कुल कितनी वर्णलिपियाँ हैं? तो 52। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, तो दे दिया है, आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। भाषा की कुल लिपियाँ जो हैं वो कौन सी हैं? ये स्वर हो जाएंगे, ये व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर, ये यहाँ पे व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अंतःस्थ 4 हो जाएंगे, ठीक है। ऊष्म व्यंजन, फिर अंतःस्थ 4 हो जाएंगे, ठीक, अंतःस्थ 4 हो जाएंगे, ऊष्म व्यंजन 4 हो जाएंगे, संयुक्त 4 हो जाएंगे, अयोगवा जो है, ठीक है, 2 हो जाएंगे, द्विगुण ढा ढा ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। द्विगुण जो है वो ढा ढा 2 हो जाएंगे, ठीक। ये अपना देख सकते हैं, 52 टोटल मिला करके हो जाएंगे। आगे देखेंगे, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो इसको कहते हैं वर्ण समूह, जहाँ तक कहते होंगे, या सॉरी, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते होंगे। डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
आप इसको देख सकते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 7वां है, कौन स्वर नहीं है। ये क्वेश्चन बीएड में पूछा गया 2007 में, ठीक है। तो कौन स्वर नहीं है, तो स्वर कौन सा नहीं है, बा जो है ये स्वर नहीं है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला चलेंगे नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है, देखिए इनमें से री क्या है। री जो है क्या है भाई, व्यंजन है क्या, व्यंजन नहीं भाई। संयुक्त व्यंजन है क्या, नहीं। दोनों है क्या, नहीं। स्वर है, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये स्वर हो जाएगा। तो आपको पता है ये स्वर दो प्रकार के होते हैं, हस्स, ठीक है। ये देखिए बहुत तरीके से हमने आपको बताया था संयुक्त स्वर क्या होता है। ये 4 संयुक्त स्वर हैं, ठीक है। और जो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को अगर बांटोगे तो हस्व, दीर्घ और फ्लुत हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। थ्योरी आप जो है ज़रूर कवर कर लिए होंगे, पढ़े होंगे अच्छे से। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन में क्या रहा है कि री की मात्रा का उपयोग किया गया है, किस में किया गया है। तो ये वृष्टि जो है इसमें किया गया है री की मात्रा का उपयोग। अगला देखिए जिनका, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, जिनका, हाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, ठीक है। स्वतंत्र रूप से ये स्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या कितनी है, 11। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। स्वरों का उच्चारण होता है, स्वरों का उच्चारण होता है, आपसे पूछ रहा है भाई, व्यंजनों की सहायता से नहीं, अनुस्वार की सहायता से नहीं, अनुनासिक सहायता से नहीं, बिना किसी की सहायता से, हाँ डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, स्वर किसका भेद है। तो स्वर किसके भेद हैं, स्वर भाई भेद जो है वो वर्ण के भेद हैं, वर्णों के भेद में स्वर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। कह रहा मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3। तो देखिए मात्रा के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हमने आपको बताया था। हस्स, ठीक है, हस्स, दीर्घ और या फ्लुत। तो हस्स में कौन कौन आ जाएगा, छोटा, छोटी, ऋषि। दीर्घ में बाकी जितने हैं ये आप इनको देख लें दीर्घ में, ठीक है। और जो फ्लुत होता है तो जब किसी भी चीज़ को आप बोलते हो तेज़ी से राम, ठीक है, आप बोलोगे तो वहाँ पे जो ये खिंचाव है उसको फ्लुत जो है प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये आप समझ लिए होंगे, ठीक। आगे देखो अगला जो इसकी व्याख्या चाहो तो पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। देखिए आगे लिखा हुआ है कि हस्स, दीर्घ और फ्लुत जो है ये किसके प्रकार हैं। तो ये भाई सब किसके प्रकार हैं, स्वर के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें किस समूह में सभी स्वर हैं। तो किस समूह में सभी जो है स्वर हैं वो आपसे पूछ रहा है। तो अगर देखा जाए ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, जैसे ई, ए, ओ, औ इसी में दिख रहा है हमें, ठीक है। अगर हम स्वर की बात कर रहा है, अच्छा सभी दीर्घ स्वर है ये क्वेश्चन पूछा है। तो दीर्घ स्वर की अगर बात करेंगे तो इसमें अगर देखो पहले वाले में तो बड़ी ई, ए, ओ, औ, ठीक है, ये हो सकता है। इसमें तो दिख रहे हैं लगभग सभी दीर्घ हैं, इसमें नहीं हो जाएगा, लघु हो जाएगा छोटा, इसमें भी लघु हो जाएगा छोटा। और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखो ऋषि आ गया है, ठीक है, दीर्घ वाले में नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए तब भी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हिंदी भाषा में हस्स स्वरों की संख्या कितनी है। तो हस्स स्वर 4 हैं, कितने हैं, 4। हस्स स्वर कितने हैं, 4। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सही हो गया, ठीक है, ठीक है। इसकी व्याख्या भी दे रहा है, जैसे ये आप देख ले रहो, छोटा, छोटी, छोटा, छोटी, छोटा वो ऋषि, ठीक है। जबकि ये अगर देखा जाए तो 7 सी हो जाएंगे, ठीक है, दीर्घ वाले, क्लियर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हस्स से 2 गुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं। तो भई उसे गुरु 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 स्वर कहते हैं, दीर्घ फिर उनको कह देते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये भी आप समझ सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, व्याख्या आप लोग पढ़ लेना। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है। तो दीर्घ स्वर तुरंत आप पहचान लोगे भाई साहब कौन सा है, ठीक है। तो दीर्घ स्वर निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, दीर्घ। तो छोटा ऊ ये तो है नहीं, ठीक है। दीर्घ स्वर में जो मेन रूप से अगर देखा जाए तो किसको लेंगे हम लोग, ठीक। इस क्वेश्चन में बड़ा तो है लेकिन ये भी लग रहा है बड़ा आंसर दिया है, ठीक है। तो देखो क्या दे रहा है भाई, संयुक्त है ना, चूँकि दीर्घ में भी आ जाता है लेकिन संयुक्त है मेन रूप से। अगर दीर्घ को बांटेंगे तो संयुक्त में भी हो जाएगा। तो मेन इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, ठीक है। मूल दीर्घ स्वर जो है आ, ई और ऊ ही होते हैं मूल,
तो मूल लिखना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर तो ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है ये आपको बताना है भाई। तो जो ऊ है ये संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक, संयुक्त स्वर आप जानते ही हैं। आगे लिखें अगला क्वेश्चन, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। तो दीर्घ से भी अधिक समय किसमें लगता है, फ्लूत में। ठीक है, दीर्घ से भी अधिक समय इसमें लगता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, फ्लूत स्वर कौन सा है। तो फ्लूत स्वर आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा है भाई। तो ये ओम वाला, ये बी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे ये पढ़ भी सकते हैं कि इसकी व्याख्या कि ओम फ्लूत स्वर है, शेष वर्तनी की दृष्टि त्रुटिपूर्ण है, अतः हस्व स्वर से उच्चारण में जितना समय लगता है, ठीक है, फ्लूत स्वर में उच्चारण में उसका 3 गुना समय लगता है। तो आप समझ सकते हैं, देखिए फ्लूत स्वर का प्रयोग मूलतः वैदिक भाषा में नाटक इत्यादियों में सामान लिखते समय पुकारने के अर्थ में किया जाता था। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो मूल आपका हस्व स्वर है, हस्व से 2 गुना समय है तो दीर्घ हो जाएगा, 3 गुना समय अगर लग रहा है तो फ्लूत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। अगला देखेंगे, संधि संयोग के आधार पर जो है क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त माना गया है। तो संयुक्त किसको माना गया, ए को। ठीक है, ए आई। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कैसे कैसे जुड़ करके बने हैं, ये आप सीखे होंगे थ्योरी में, लेकिन फिर भी देख सकते हैं। ठीक है, ए आ और छोटी ई से, ए आ और ए से, ठीक, ओ आ और छोटा ऊ से, ओ आ और छोटा और ओ से। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, ये ओ जो है ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला, मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर जो है इसमें से संवृत स्वर कौन सा है। तो संवृत स्वर कौन सा है ये आपसे पूछा है, यानी ऐसा स्वर जिसको बोलने में संवृत, मुँह जो है व्रत जैसा बन जाए। तो इसके लिए संवृत के लिए आप याद रखिए सुई। ठीक है, सुई शब्द याद रखेंगे, और सुई में आप देखेंगे कौन कौन से आ जाएगा, छोटा ऊ संवृत में, बड़ा ऊ ऊ। ठीक है, और ई, छोटी ई और बड़ी ई, ये जो है ये कौन होते हैं, संवृत स्वर होते हैं। ठीक है, तो संवृत स्वर 4 आप अगर देखेंगे तो इसमें कौन सा दिख रहा है आपको, बड़ी ई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक, विव्रत के लिए केवल एक उदाहरण है, विव्रत के लिए संवृत और विव्रत आ। ठीक है, संवृत और विव्रत आ। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है इसमें क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो जीभ के आधार पर जब किया जाता है तो 3 प्रकार के स्वर बनते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। तो जो ये आया विव्रत स्वर, ये वाला नहीं आता है, डी नंबर इस प्रश्न का उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, अर्ध विव्रत स्वर जो है वो कौन सा है, अर्ध विव्रत। ठीक है, तो विव्रत, अर्ध विव्रत, पहले को संवृत, संवृत से ऐसे 4 याद रखिए। संवृत मुंह खुलने के आधार पर होते हैं, संवृत, संवृत को हमने सुई से याद कर लिया। ठीक है, संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध संवृत में आप याद रखेंगे तो सुई, आधी सुई चुबा दिया जाएगा तो आदमी बोलेगा ओ और ए, तो ये अर्ध संवृत में आ जाएंगे, ओ ए। ठीक है, लेकिन अर्ध विव्रत पूछा है, विव्रत में क्या हो जाएगा, विव्रत पूरा मुंह खुल जाए, बड़ा। ठीक है, ये आ जाएगा बड़ा, उसमें चला जाएगा ओ ए तो इसमें आ गया। ठीक है, इसमें ये ई आ गया, बचेगा केवल कौन, अय। शायद अय जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अय। ठीक है, अय इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, ये दे दिया, आप इनको पढ़ सकते हैं, यहाँ पे वीडियो पॉज करके ये सारा पूरा जो है ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, अब उच्चारण के स्थान पर स्वर जो आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है। तो मूर्धन्य व्यंजन आपसे पूछा है, तो कंठ, तालव, मूर्धन्य, कंठ, तालव, मूर्धन्य। तीसरे नंबर पर का, चा, टा, टा वाली लाइन जो है वो होगी। टा वाली लाइन किस में है, इसमें देखो, मूर्धन्य, टा, ठा, डा, ढा। तो ये वाली लाइन जो है बी इस प्रश्न का आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, टा वाली लाइन पूरी होती है मूर्धन्य की। ठीक है, और साथ ही साथ री, मूर्धन्य री, री। ठीक, और ये सा, ये भी जो है मूर्धन्य में आते हैं। लिखा हुआ निम्न में से का वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो का से कंठ वाला जो है इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, बी हो गया। हाँ, अगला देखो 30 नंबर, यारा लावा, यारा लावा किस वर्ग के
व्यंजन हैं। तो ये कौन सा है? अंतस्थ। अंतस्थ, ठीक है। अंतस्थ जो है ये यहाँ पे हो जाएगा। दिया भी है उस व्यंजन कौन है? सा सा सा। दंत कौन हो जाएगा? ता वर्ग और ला सा। तालब कौन है? चा वर्ग और या सा, ठीक है। और अगला देखो, अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है? किस समूह के, दो क्वेश्चन कितने बेहतरीन बेहतरीन हैं। किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है? तो मूर्धन्य, कंठ तालब मूर्धन्य। फिर से टा से टमाटर वाली लाइन आ जाएगी, तो टा से टमाटर, ये बी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। ये दे दिया है पूरा, आप इसको देख सकते हैं, मूर्धन तालु दंत कंठ, ठीक है। विसर्ग का उच्चारण ठान है, तो विसर्ग कंठ से बोला जाएगा, कंठ, ठीक है। विसर्ग कैसे बोला जाएगा? कंठ से। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला, कौन सा स्थान वर्ण तालब नहीं, कंठ तालब, तालब नहीं है ये पूछ रहा है। तो कंठ तालब, तालब, कंठ तालब, चा वाली लाइन होती है पूरी, तो चा, तालब होती चा, तो चा छा हो जाएगा। जाइए, ये ऑप्शन इसका हो जाएगा का जो है इसका नहीं होगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। तो अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो कंठोष्ठ होना चाहिए, कंठ और ओष्ठ दोनों से बोला जाए, और दीर्घ स्वर जो होना चाहिए, ठीक है। तो अगर देखा जाए कंठोष्ठ वाले होते कौन से हैं? कंठ और ओष्ठ से बोले जाए जो, शायद ओ, ठीक है, ओ और औ, ये कंठोष्ठ से बोले जाते हैं, कंठ और ओष्ठ, ठीक है। क्योंकि जो ओ है, ओ जो बना होता है ये संयुक्त स्वर है, आ और ऊ से बनेगा, ठीक है। आ जो है कंठ है और ऊ जो है ओष्ठ से बोला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कंठोष्ठ इसका उदाहरण ऑप्शन हो जाएगा बी सही, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? बी। आगे देखा क्वेश्चन, कंठ तालव दीर्घ स्वर का वर्ण कौन सा है? कंठ तालव दीर्घ स्वर, कंठ और तालव से जो बोला जाए, तालु से, कंठ और तालव दीर्घ स्वर का उदाहरण डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। ये अपना देख लेना पॉज करके। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? ठीक है, ओष्ठ नहीं है, तो कंठ तालव मूर्धन दंतय ओष्ठ है। कचटतब, पा वाली लाइन जो है वो ओष्ठ होती है, तो पा, फा, बा, भा, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा आ, बड़ा आ जो है ये नहीं है, ओष्ठ, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कंठ वर्ण कौन सा है? तो कंठ वर्ण जो है वो आ, का वाली लाइन होती है, तो का, खा, ठीक, और आ वाली लाइन होती है, वो छोटा आ भी कंठ में आता है, तो आ इसका हो जाएगा। कौन सा वर्ण पूछा है? बी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ई चा छा जा जा यहाँ का उच्चारण किससे होता है? ठीक है, तो चा वाली लाइन कंठ तालव, तालव से होता है, सी नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न जो है हमारा क्या है, क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर जो है स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च, ठीक है। ओष्ठ, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ वाली कौन सी लाइन है? कचटतप, कंठ तालव मूर्धन दंत ओष्ठ है। पा वाली लाइन है, और पा वाली लाइन और ऊ, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये भी आता है, तो ये वाला ओष्ठ हो जाएगा, ऊ और ऊ, ठीक है। आगे देखेंगे अगला, ये दे दिया आपको पूरा, इसमें देख सकते हो अपना चार्ट, ठीक है। कंठ तालव जो है वो कौन सा है? ठीक है, कंठ तालव ये कौन सा है आपसे पूछ रहा है? तो कंठ तालव ए और ए, कंठ तालव कौन है? ए और ए, ठीक है, सी नंबर, कंठ तालव ए और है, ठीक है। अगला देखिए, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालव है? तो ए और ए, बी नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ओ और ओ, कंठ तालव, ठीक है, वो कौन सा होता है? हो जाएगा कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ से जो बोला जाएगा वो ओ और ओ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो कौन सा है? अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है अनुनासिकता के आधार पर स्वर। तो ये क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, जब, क्या कह रहा है, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिक द्वार से भी निकलती है, उसे अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो अनुनासिक, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिक द्वार से निकलती है, तो उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए चंद्र बिंदु। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है,
डी नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन आप देखिए, कनिष्ठ सहायक की भर्ती 2023 जो है उसमें पूछा गया है। किस लेवल का क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। तो कनिष्ठ सहायक की भर्ती लिखा हुआ कि जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, मुंह के साथ साथ नासिक द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए, तो उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देख लो इसको भाई, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिक द्वार से भी निकले, तो उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अगला देखेंगे, कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है। अनुनासिक तो नाक और मुंह, अनुनासिक नाक और मुंह से बोला जाता है, ठीक है। अनुनासिक जो है नाक और मुंह दोनों से निकले तो अनुनासिक, नाक और मुंह दोनों से, ठीक है। आगे देखो, चंद्रबिंदु से इसको दिखाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन शब्द में अनुनासिकता है, ठीक है। तो कौन शब्द में अनुनासिकता है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। संभालना, संभालना, संभावना, संभावित, संभव, संभालना, संभालना, तो इसमें है। देखिए क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है, ठीक है। लिखा हुआ है, क्या पढ़ करके देख सकते हो। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से संभालना शब्द में अनुनासिकता है। अनुनासिक स्वरों की विशेषता है कि इसमें वायु नाक से कम, मुख से अधिक निकलती है। हिंदी में ये विशेषता चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाई जाती है। चंद्र बिंदु प्रायः तद्भव रूपों में जो है किया जाता है। तो संभालना शब्द है, इसको आप बोल करके ही देखिए तभी निकल के आएगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा, संभालना, संभालना, ठीक है। तो ये देखिए अनुनासिकता जो है मुंह और नाक दोनों से जब हवा निकलती है बोलने में, तो वो अनुनासिक होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, क्या कह रहा है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उसे क्या कहते हैं। हवा नाक से भी निकलती है तो उसे क्या कहते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो अनुनासिक, ठीक है, अनुनासिक, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन लिखा हुआ है, जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से भी हवा निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं, ठीक है, चंद्रबिंदु वाले। और ये भी क्वेश्चन देखो बेहतरीन है, क्या कह रहा है, निर्नुनासिक स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। तो अनुनासिक में हवा नाक से भी निकलती है, मुंह और नाक दोनों से निकलती है। और निर्नुनासिक में हवा जो है केवल मुंह से निकलती है, जैसे छोटा बड़ा छोटी, छोटा बड़ा छोटी, ठीक है। तो निर्नुनासिक में हवा केवल मुंह से निकलती है और नाक से निकलती है, तो अनुनासिक, ठीक। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, जिसकी दुनिया केवल मुंह से निकलती है उसे क्या कहते हैं। वे क्या है, निर्नासिक स्वर, ठीक है, क्लियर, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन भाई साहब जो है हमारा, क्या है, होंठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आवृतमुखी हैं। तो होंठों की आकृति के आधार व्रतमुखी और आवृतमुखी होते हैं। तो व्रतमुखी छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ ई जो है ये आवृतमुखी है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो व्रतमुखी और आवृतमुखी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये देखिए व्रतमुखी ऊ, ओ औ और आ, डॉक्टर वाला, ठीक है। आगे देखिए, लिखा हुआ भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। जो बड़ा ऊ है ये किस प्रकार का स्वर है, ठीक है। पश्च विवृत, अग्र विवृत, अग्र विवृत पश्च विवृत जैसी कोई चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। अग्र संवृत, पश्च संवृत ये होती है, कैसे पढ़ाया गया है, पश्च विवृत, अग्र विवृत। भाई थोड़ा सा डीप गया ये क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा है लग रहा है। देखो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, पश्च संवृत, पश्च संवृत, ठीक है, बोल रहा ये। अच्छा, संवृत और विवृत में अगर जाएंगे तो संवृत में सुई से हमने आपको बताया था, तो सुई से आप याद करेंगे, देखो सुई छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक है। तो बड़ा ऊ है तो संवृत तो हो जाएगा, लेकिन अग्र संवृत और पश्च संवृत दोनों दिया है। संवृत में भी बांट दिया, देखिए कितना डीप गया है ये,
कनिष्ठ सहायक की परीक्षा में। तो अगर आप देखें यहाँ पर इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से छोटा ऊ बड़ा ऊ पश्च संवृत स्वर हैं, ठीक है, पश्च संवृत स्वर हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ उ आ पड़ा, उ ऊ ओ औ, ठीक है। संवृत वाला है और पश्च वाला है, अच्छा ठीक है, दोनों काम कर रहे हैं। संवृत उन स्वरों को कहते हैं जिनमें स्वर मुंह लगभग बंद रहता है संवृत में, ठीक है, जैसे ई उ, ठीक है। तो ये तो ठीक है। अच्छा, दोनों जोड़ दिया है, सब अग्र उपज जीभ के आधार पर भी जोड़ दिया है और व्रत होंठों के आधार पर, ठीक है, मुंह खुलने के आधार पर उस पर भी जोड़ दिया है, तब ये क्वेश्चन बना हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, अब इसको भी देख लें, ठीक है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है। तो स्वरों का वर्गीकरण देखिए कौन नहीं है। एक तो हास्य होता है, ठीक है, फ्लुत भी होता है, द्वितीय व्यंजन होता है, संयुक्त स्वर होता है भाई, ठीक है। तो द्वितीय व्यंजन होता है, द्वितीय, ठीक, तो दे दिया द्वितीय व्यंजन, ठीक है। देखो फ्लुत स्वर को जो है त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। त्रिमात्रिक स्वर किसको कहते हैं? फ्लुत को। इसके लिए 3 अंक का प्रयोग भी किया जाता है, इसलिए इसको त्रिमात्रिक जो भी कहते हैं। हस को एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर और इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में ऋषि ध्वनि है, तो ऋषि ध्वनि भाई क्या है? स्वर है। अगला क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 नंबर। इसमें कह रहा है कि ओष्ठ अल्पप्राण घोष। ये क्वेश्चन थोड़े से यूपीएसआई के बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इनमें थोड़ा सोच करके आपको क्वेश्चनों का आंसर देना होगा। कह रहा है कि ओष्ठ भी हो, अल्पप्राण भी हो, घोष भी हो, वो व्यंजन जो है कौन सा है। तो अगर देखो, इनको छांटने के लिए आपको सब पता होना चाहिए, तभी आप इनको छांट पाएंगे। तो पहले ओष्ठ के लिए अगर आप जाएँ तो ओष्ठ के लिए कौन वाली लाइन होगी? कचट तप्पा वाली, पा हा बा भा, ठीक है, और माँ। तो ये ओष्ठ में अगर देखा जाए तो पूरी लाइन आ रही है, तो ओष्ठ से अब चेक नहीं करना। अब अल्पप्राण आपको पता होना चाहिए और घोष पता होना चाहिए। तो घोष कौन कौन से होते हैं? घोष अगर याद करेंगे तो 3, ये देखो, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी है, ये चौथी, ये पाँचवीं। तो 3 4 5 सॉरी 11 अलावा घोष, ठीक है। तो ये तो होंगे नहीं, तो कौन? पा और फा वाली कट जाएगा, पा और फा तो यहाँ से कट जाएगा। अब बचा बा और भा, ये दोनों घोष में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब अल्प प्राण बचा, तो अल्प प्राण को आप इसमें पता कर लेंगे कि अल्प प्राण इसमें से कौन है, ठीक है। तो भा या बा, तो पा फा 1 3, अल्प प्राण की ट्रिक क्या होती है? 1 3 5, तो 1 3 में आ जाएगा बा, ठीक है। और भा किस में आता है? 4 में आता है, तो इसलिए ये अल्प प्राण नहीं होगा, तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? बा। तो इस ऐसे क्वेश्चनों को भाई करने के लिए यूपीएसआई में जो आए हैं, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा और फिर इन पे टिक लगाइए, ठीक है। क्लियर? अब तालव ध्वनियाँ कौन सी हैं? तालव, तो कंठ और तालव। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है कि तालव ध्वनियाँ कौन है, तो कंठ तालव, कंठ का वाली लाइन तालव, तालव कौन वाली लाइन हो जाएगी भाई साहब? कंठ तालव, कचट तबका चा वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो तालव ध्वनियाँ ये हो जाए चा छा। देखिए तालव ध्वनियाँ कौन सी हैं? तालव ध्वनियाँ देखिए, चा छा तो हो ही जाएगी, चा छा जा झा। उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा, ये डी ऑप्शन होना चाहिए जहाँ तक। देखिए हाँ, डी ऑप्शन है, देखिए। तो चा छा जा झा ये दोनों है ना, ए और बी, ठीक है। तो इसलिए ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चा वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो कचट तप कंठ तालव हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पा वर्ग का कचट तप, पा लास्ट में आता है, ओष्ठ हो जाएगा इसका, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, त्रिवेणी शब्द त्रा वर्णों से के योग से बनी है, ठीक है। तो त्रा जो है कोने कोने वर्णों से बनी है, ता और रा एकदम सरल सा है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये इसमें ता और रा कौन कौन सा हो जाएगा शब्द, वो उसको देखेंगे, ठीक। ता और रा, ता और रा, ता और रा, ता और रा,
त्रा त्रा, ठीक है। तो त्रा अगर बनाएंगे ता ये आ गई, ठीक, और रा, ये 2 हो जाएंगे, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सी, ठीक है। क्योंकि अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से असंगत युग्म है, तो असंगत युग्म कौन सा है? तो कंठ, का, खा, गा, गा, ये तो ठीक है, ये बा वाली लाइन ठीक है। दंत, कंठ तालव मूर्धन दंतय, मूर्धन दंतय, ठीक है। इसमें ये क्या है? या, यही है शायद, ठीक है। सी नंबर, मूर्धन, ये उच्चारण की दृष्टि से असंगत है। और या वाली लाइन जो है आपकी कहाँ आती है? अंतःस्था में आती है, ठीक है। अंतःस्था जो है ये वाला हो जाएगा। आगे देखिए, सर्वज्ञ में संयुक्त व्यंजन ज्ञा जो है किससे मिलकर के बना हुआ है? ठीक है, तो जा और इया, जा और इया, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। जा और इया, ये वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। अगला देखेंगे, वर्ण उच्चारण की वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा असंगत जो है युग्म है? तो कंठ, ठीक है, तो ये तो सही है। मूर्धन, कंठ तालव मूर्धन, ये भी ठीक है। तालव ये वाला गलत है। न को ये सा 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 सा, कंठ तालव मूर्धन ता, तो ये वाला भी सही है जहाँ तक, हाँ ये तो सही है। सा तालव होता है, ये तालव सा जो ओष्ठ से है ये वाला गलत है, ठीक है। ओष्ठ से ये नहीं बोला जाएगा, ठीक है। सही ये वाली सा है, सा, ठीक है, और सा ऐसे बनता है। देखो दे दिया होगा ये आपको, ठीक है, इसमें दिया है सा और सा, तो ये वाली तालव सा है, ये मूर्धन्य सा है, और ये दंत सा है। ये तालव सा, मूर्धन्य सा और दंत सा, ठीक है। आगे देखेंगे, फिर आपसे सूची मिलान के लिए कह रहा है भाई साहब, और मिलाइए। फिर इसमें कूट आपको दिया गया है, तो जैसे इसमें मिलाओ किससे क्या है, मिलाओगे तो ये वाली जो तालव सा, ठीक है, तालव सा, ठीक है, मूर्धन्य सा, ये तालव सा हो गई, मूर्धन्य सा हो गई, और ये दंत सा हो गई, और ये नासिक है। तो इस तरीके से आप इनको मिला लेंगे, यानी ए का हो जाएगा थर्ड, ए का हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड किस में है? सी में, तो सी इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, इसे मिला करके इसमें देख सकते हैं पूरे एक बार किस तरीके से दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है कि किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती? ये भी प्रश्न ठीक है, किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती, ठीक है। क्वेश्चन ये अच्छा है भाई, इसको देखेंगे। घा, जीवा जो है वो तालु से नहीं टकराती है, घा। कह रहा है कि घा व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती, घा व्यंजन वर्ण के उच्चारण स्थान कंठ होगा, ठीक है। तो जीवा तालु से, यानी तालव नहीं है, ठीक है। जीवा तालु से नहीं टकराती यानी तालव नहीं है, ठीक है। ये पूछ रहा है जैसे कंठ तालव, तालव ये लोग हैं, अच्छा क्वेश्चन है, घुमा करके पूछा है, ठीक है। तो ये तालव हैं, तो जीवा तालु से नहीं टकराती है, मतलब तालुव जो है, तालव वर्ण कौन सा नहीं है, कहने का मतलब ये है इनका, ठीक है। तो लेवल देखिए भाई साहब, कितना अच्छा लेवल जो है यूपी ट्रिपल एस अब पूछने लगा है, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है? तो अनुनासिक भैया चंद्रबिंदी वाला, आइए डी नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है? तो ओष्ठ से बोले जाने वाले कंठ तालव मूर्धन दंत ओष्ठ, पा वाली लाइन पूरी होती है, वही है सी नंबर, ठीक है। अगला देखेंगे, संयुक्त अक्षर जो है निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो संयुक्त अक्षर कौन से हो जाएंगे भाई साहब? ये हो जाएंगे क्षत्रिज्ञ, ठीक है।
अगला क्वेश्चन जो है हमारा कौन सा है देखिए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है। तो सही अगर देखा जाए ओष्ट ओष्ट पा फा बा लाइन ठीक है, कंठ का खा गा ठीक है, मूर्धन कंठ तालव मूर्धन तो ये गलत है। और वत्सर न ला रस नल रस ठीक है, नल रस ये वत्सर हो जाएगा, ये भी ठीक है। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण है का खा गा घा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक है। अगला देखेंगे, इनमें से अमानक वर्णों का जो विकल्प कौन सा है। तो अमानक जो वर्ण है ये इसे कहते हैं अमानक वर्ण ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि अमानक वर्ण जो है कौन सा है। लिखा हुआ है दिए गए विकल्पों में अमानक वर्णों का विकल्प ये है। हिंदी में बहुत से ऐसे वर्ण हैं जो कि वर्तमान में चलन में नहीं है अथवा मूल हिंदी के मूल वर्णों में शामिल नहीं है, जैसे कि उदाहरण ये दिया गया है ठीक है। अमानक वर्ण आगे लिखा हुआ है किसका उच्चारण स्थान दंत है। कंठ तालव मूर्धन दंत क च ट ता वाली लाइन वाला हो जाएगा, ता था दा धा ना ठीक है, तो ना हो जाएगा इसको आंसर। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर ठीक है। अभी भी काफ़ी क्वेश्चन है हमारे, पूछ रहा है आपसे लगभग 180 के करीब क्वेश्चन है आपको इस चैप्टर में वर्णमाला में ठीक है। तो धैर्य से बैठे रहना है, और अगर एक बार आपने ये पूरे वीडियो देख लिया तो वर्णमाला के जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो हिंदी में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी और आपको सारे एग्जामों के क्वेश्चन इसी चैप्टर में मिल जाएंगे। बहुत अच्छी किताब आप ज़रूर खरीद लें ठीक है। लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है भाई, लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। कंठ तालव तो तालव का चा वाली लाइन में चा छा जा हो जाएगा ठीक है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगर निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है ठीक है। तो यह ऊष्म व्यंजन कौन सा हो जाएगा, स और हा, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ठीक है। आगे निम्नलिखित में कौन सा उच्चारण स्थान कंठ है। तो का खा गा ये वाली लाइन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन ठीक है। अगला देखेंगे तालव मापन घोष वर्णों का उदाहरण कौन। तो इसमें देखिए ये वाले क्वेश्चन आप बैठ करके सोचिए, फिर इसका आंसर हम तुरंत बता देते हैं ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी ठीक है, तालव मापन घोष ढूंढ लेना। निम्नलिखित कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है। तो पंचमाक्षर जो है इसमें कौन सा हो जाएगा, माँ ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और सबका समझाते रहेंगे तो फिर समय बहुत हो जाएगा ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है आपसे, कह रहा है कि कंठ मापन घोष वर्णों का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। कंठ मापन और घोष वर्ण आपसे पूछ रहा है ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, हा जो है ये कंठ मापन और घोष वर्ण हो जाएगा ठीक है। मिला करके आप देख लेना। मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। तो ये बी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। डा जो है मूर्धन्य अल्पप्राण और घोष वर्ण जो है यहाँ पर हो जाएंगे ठीक है। आगे देखेंगे ओष्ठ महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो बी नंबर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यूपीएसआई में सभी पूछे गए हैं इस टाइप के, तो आप देख लीजिए इनको अच्छे से। लिखा हुआ मूर्धन अल्पप्राण अघोष वर्ण जो है वो कौन सा है। तो मूर्धन अल्पप्राण अघोष वर्ण जो है कौन सा है, वो टा जो है ये हो जाएगा ठीक है। आगे देखेंगे अल्पप्राण आप जानते ही हैं कौन कौन सा होता है। अल्पप्राण के लिए आप याद रखेंगे अल्पप्राण महाप्राण में कौन कौन सा होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पाँचवा अल्पप्राण में आ जाएगा ठीक है। 11 अलावा और सारे स्वर ठीक है, ये अल्पप्राण है ठीक। तो ये अपना याद कर लेना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा 79, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है। तो सा हो जाएगा ठीक है, ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये ऊष्म हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है घा घा डा डा ता, इसमें से कितने अघोष व्यंजन हैं। तो घोष और अघोष आपको ढूंढना है। तो घोष के लिए देखो हमने आपको बताया है जो 3 वाली लाइन मेरे यार 3 4 5 स्वर या रा लावा ये सब घोष हैं ठीक है। और अघोष पूछ रहा है, तो अघोष के लिए 1 2 सा और सा ये अघोष हो जाएंगे। तो अघोष अगर देखा जाए तो घा का खा गा ठीक है, ये तो घा हट जाएगा, चौथी लाइन में आता है घा हट जाएगा, ये भी हट जाएगा ठीक है। ढा हट जाएगा
ठा बचेगा और ता टा ठा ये दोनों बचेंगे, ठीक है, ये हो जाएंगे अघोष में। तो कितने हो जाएंगे? केवल 2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? तो अघोष आपसे पूछ रहा है, बताइए कौन सा है अघोष के लिए। अभी आपको बताया 1 2 सा सा सा, तो 1 वाली लाइन पूरी हो जाएगी, तो 1 2 2 2 2 अघोष पूछ रहा है अघोष, तो ये वाला हो जाएगा घा, ठीक है। अगला देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो है कितनी मानी गई है? तो मेन रूप से यहाँ पे जो आप 33 आंसर देंगे, इस प्रश्न का उत्तर सी सही हो जाएगा, ठीक है, 33, ठीक है। आगे आपको लगाना है 33, इस प्रश्न का उत्तर लगाना है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, ज्ञा किन वर्णों के सहयोग से बना हुआ है? जा और यहाँ से, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जा और यहाँ से, ठीक है। अगला देखेंगे प्रश्न, नेक्स्ट हमारा प्रश्न कौन सा है? नेक्स्ट प्रश्न है, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे कहते हैं गुरु स्वर, ठीक है, गुरु स्वर। एक मात्रा को लघु स्वर। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? 25। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? 25। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तालव महापर्ण अघोष वर्णों का फिर वैसे प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? छा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, सा का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कंठ तालव, तालव हो जाएगा, तालु, ठीक है, ये वाला सा जो है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? तालव। अगला देखेंगे प्रश्न, अंतस्था जो है वो कौन सा है? यार अलावा, ए नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? ठीक है, लिखा हुआ है, किन वर्णों को व्यंजन कहा सकता है, उनको बताइए आप। लिखा हुआ है, जिनका उच्चारण स्थान स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जाए, जो, ठीक है, स्वरों के वर्णों की सहायता किया जाए, ये नंबर सही हो जाएगा, ठीक। फिर ये से ओष्ठ अल प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो 90 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, बा। अगला देखेंगे, कंठ अल प्राण व्यंजन वर्ण जो है कौन सा है? फिर से आप इसको देख लेना, कंठ अल प्राण व्यंजन वर्ण जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन, गा जो है आपका इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है हमारा वो 92 नंबर, दंत ध्वनि कौन है? चाहिए, कंठ तालव मूर्धन दंतय, का चा ता वाली लाइन, चलो, तो ता ये हो जाएगा, ठीक है, दंत। आगे देखेंगे, टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है? तो टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है? का चा टा, कंठ तालव मूर्धन, तो ये कौन सा हो जाएगा? मूर्धन में आ जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, ता था दा, टा जो है वो नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, दंत वत्सर तो ला रा और सा, ये तो वत्सर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? दंत वत्सर महापर्ण घोष वर्ण व्यंजनों का उदाहरण जो है वो कौन सा हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन धा हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप अपना ट्रिक लगा के देख लेंगे, मतलब बार बार सोच करके, तभी आप इसको लगा पाएंगे, ठीक है। अगला देखेंगे, दंत वत्सर, ठीक, अल प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो डी नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, टा। इसको भी अपना बैठ करके सोचिए, ठीक है। आगे देखो, फिर से कह रहा है, गा जा छा चा टा निम्नलिखित में से कितने तालव महाप्राण? तो भाई इसमें भी पूछ रहा है आपसे, आप इसको गिन लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन हम बता चुके हैं, ठीक है, कैसे गिनना है। तो इसमें 0 और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, मूर्धन हस स्वर का उदाहरण कौन सा है? तो हस स्वर जो है लघु वाला हो जाएगा, ठीक है, और मूर्धन हो तो कंठ तालव मूर्धन, तो ऋषि हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है, ए नंबर। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? चा छा, कंठ तालव, तो तालव हो जाएगा, बी नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कौन सा तालव वर्ण नहीं है? तो कंठ तालव, चा वाली लाइन हो जाएगी पूरी, चा छा जा यहाँ, सा जो है ये तालव नहीं है, तालव नहीं है, रुको, अरे ये सा तो है, ये वाला सा नहीं है, ठीक है, ठीक है। आगे देखेंगे, चा वर्ग में महापर्ण व्यंजन कितने हैं? तो चा वर्ग अगर देखो,
महाप्राण, अल्प प्राण एक होता है, एक महाप्राण होता है। तो अल्प प्राण के लिए 1, 3, 5, महाप्राण के लिए 2, 4, ये तो हो जाएंगे, ठीक है, यही हो जाएगा 2, 4, यानी 2 हो जाएंगे केवल, ठीक है, 2 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? तो डी नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खा। ठीक है, बैठ करके सोचेंगे आप इसको। का वर्ग में कितने घोष हैं? तो घोष तो 3 होंगे। ठीक है, मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन जो है वो कौन सा हो जाएगा? ढ। ठीक है, ढ। अगला देखेंगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? तो संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? छ। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? तो कंठतालम मूर्धन्य दंत ओष्ठ है। कचट्टा पा वाली लाइन जो है वो होती है ओष्ठ की। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अंतस्थ ऊष्म वर्ण कितने हैं? अंतस्थ 11 व ऊष्म जो है 4, 4, 4, 8 हो जाएंगे। ठीक है, दोनों पूछा है मिला करके। ठीक, हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है? तो पंचमाक्षर की संख्या कितनी है? 5। ठीक है, अनुनासिक व्यंजनों में होती है। ठीक है, इसकी गणना अनुनासिक व्यंजनों में, अनुनासिक जो है नाक और मुंह दोनों से बोले जाएं उसमें कहते हैं उसे। ठीक है, स्वर यंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया? तो स्वर यंत्रियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, स्वर यंत्रियों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कौन? स्वर यंत्रियों के आधार पर सघोष और अघोष। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय किस प्रकार का वर्ण होता है? प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार का होता है? प्रथम और द्वितीय वर्ण किस प्रकार का होता है? ठीक है, तो अघोष। ठीक, डी नंबर प्रश्न का बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में कह रहा है खा और घा ध्वनि किस प्रकार की हैं? ठीक है, तो महाप्राण हो जाएगा, सी नंबर। नीचे दी गई तालिका में अशुद्ध मेल कौन सा है भाई? तो अशुद्ध मेल, ऐसा भी क्वेश्चन कनिष्ठ सहायक भर्ती देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, यूपी SSC कनिष्ठ सहायक में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा आपसे। तो अगर नीचे दी गई तालिका में अशुद्ध मेल कौन सा है? तो आप देखेंगे ये वर्ण दिए गए हैं और परिणत की मात्रा के आधार पर, श्वास कंपन के आधार पर और उच्चारण के स्थान पर। तो ढा जो है मूर्धन्य है क्या? पहले आप ये देखो, अशुद्ध आपसे पूछा है तो कंठ तालव मूर्धन्य। तो देखेंगे इसका क्वेश्चन का आंसर जो है सी हो जाएगा। सी वाला जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों सी वाला गलत हो जाएगा? तो आप इसको मिला के देख सकते हैं क्या धा जो है वो ओष्ठ का वर्ण है क्या? पहले ये देखो, तो ओष्ठ पा वाई लाइन होती है, पहले ये समझिए आप। ठीक है, पा वाई लाइन जो है ओष्ठ से होती है, पा फा बा भा। ठीक है, धा जो वर्ण है ये ओष्ठ का नहीं है, ये दंत का है। ठीक है, आगे देखिए, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्ण अगर मिल जाएंगे तो क्या कहेगा, क्या कहलाएगा? वर्णों के मेल को क्या कहते हैं भाई? ठीक है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं अक्षर। ठीक है, अक्षर कहते हैं, अगर वर्ण मिलेंगे तो अक्षर बनेगा। ठीक है, एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। ठीक है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर। आगे देखें, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? गा, बाकी तो सा ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ हैं, तो कंठ का वाई लाइन पूरी हो जाएगी, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन 116 में क्या निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ हैं, तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी हो जाएगी भाई? ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, या का उच्चारण स्थान है? ठीक है, या डी नंबर तालु, तालु। ठीक है, इसका हो जाएगा। अगला देखेंगे, हिंदी तालव्य ध्वनियाँ हैं,
तालब, चा वाली लाइन पूरी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? ठीक, तो अगला क्वेश्चन कह रहा निम्न ध्वनि में तालव्य किसका स्थान है? तो बता दिए तुरंत, कंठ तालव, चा छा जा झा, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न। ठीक है, इसी तरीके के सारे क्वेश्चन हैं, आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत जो है वो नहीं है? दंत आपसे पूछा है, कौन सा नहीं है? तो डी नंबर, या जो है दंत नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे, टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से कौन सी ध्वनि है? क च ट, कंठ तालव मूर्धन्य हो जाएगा यहाँ पे, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। सा का उच्चारण स्थान है, ठीक है, तो ये वाला कंठ तालव मूर्धन्य, सी नंबर ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, डा वर्ण का उच्चारण स्थान है और वर्ग का है। ठीक है, डा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? डा जो है कौन वर्ग का है? टा ठा डा, ठीक है, ता वर्ग, तीसरा सी नंबर आंसर का सही हो जाएगा। ठीक, सी बी, अच्छा टा, अच्छा और वर्ग का है, ढा उच्चारण स्थान टा वर्ग का है। अच्छा, टा वर्ग का उच्च और वर्ग कौन का है? कौन वर्ग का? चौथा वर्ग का। ठीक ठीक, चौथा, ये सी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा इसका। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए आप। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है? तो कंठ तालव दंत, क च ट ता लाइन वाली हो जाएगी, तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई, ला सा का उच्चारण स्थान है, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा यहाँ पर, ला सा दंत। ठीक है, अगला देखेंगे, उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विशुद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा बा, सा वाला। ठीक है, सा, ये विशुद्ध हो जाएगा। दांत और जीभ के स्पर्श करके बोले जाने वर्ड को क्या कहते हैं? दांत और जीभ को स्पर्श करके बोले जाने वर्ण को क्या कहते हैं भाई? दंत है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, दांत और जीभ को स्पर्श करके बोले जाने वर्ण को क्या कहते हैं? दंत। ठीक है, पा फा बा भा उम्मा व्यंजन होते हैं, कैसे होते हैं? ओष्ठ, पावाई लाइन नोट से होती है। ठीक है, अगला देखेंगे एक प्रश्न, 129 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ कौन सा नहीं है? बा जो है वो नहीं है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला की बा की ध्वनि जो है पा फा बा, ओष्ठ से हो जाएगा, ए नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न, निम्नलिखित में से एक ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि है, तो ओष्ठ ध्वनि कौन हो जाएगी? ए, माँ है, माँ, या भा, सॉरी भा। ठीक है, ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श वर्ण जो है नहीं है? स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? या शायद नहीं होगा इसमें। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? या जो है यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अगला देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 134 नंबर। देखो 134 नंबर जो है प्रश्न में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन जो है वो कौन सा है? ठीक है, या अलावा, सी नंबर आंसर का सही हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? सा और हा, ये हो जाएगा सी नंबर आंसर इस प्रश्न का। ऊष्म वर्ण जो है, ऊष्म सा, ये वाला हो जाएगा, बी नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऊष्म सा और हा, ये ए नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से संयुक्त जो व्यंजन है वो कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन भाई साहब कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ज्ञा। ठीक है, बी नंबर इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन, कह रहा है दो व्यंजनों को जब एक साथ मिलते हैं तो इसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो इसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अगला देखेंगे, छा किसके सहयोग से मिलकर के बना है? का और सा से, का और सा से। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन जो है वो कौन सा है? अल्प प्राण आपसे पूछ रहा है। अल्प प्राण, एक, 3 5, एक लाइन वाला है कोई? क्या नहीं है। खा, ये 2 लाइन वाला है। 3 गा है, यही वाला हो जाएगा। ठीक है, अल्प प्राण।
आगे देखेंगे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो है वो क्या कहलाता है? दूसरा वर्ण और चौथा वर्ग क्या कहलाता है? दूसरा और चौथा क्या कहलाता है? महाप्राण। ठीक, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण ध्वनि है? तो फटाफट आप इसको याद रखें ट्रिक के द्वारा से, और उससे मिला करके अपना देख लें। इसका आंसर जो है महाप्राण ध्वनि कौन सी हो जाएगी? सी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण जो है वो कौन सा है? तो अघोष वर्ण जो है ऑप्शन नंबर ए चा जो हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको अपना मार्क करके लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न और उच्चारण के आधार पर जो है कौन सा नहीं है? उच्छिप्त। प्रश्न और उच्चारण के आधार पर जो है व्यंजन नहीं है, उच्छिप्त। चाहो तो इसको पढ़ भी सकते हो, बढ़िया सा इसका व्याख्या भी दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर कृषि प्रवैधिक में आया है, 145 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है भाई? दिए गए शब्दों में उच्छिप्त शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। उच्छिप्त हिंदी में नवागत ध्वनियाँ, इन्हें द्विगुण व्यंजन, विकसित ध्वनि इत्यादि कहते हैं। ध्यातव्य है कि हिंदी शब्दकोश कोई भी शब्द उच्छित ढाढ़ा से प्रारंभ नहीं होता है। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु ने प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है, अभ्यांतर प्रयत्न। ठीक है, ये इस प्रकार किया है, बाह्य प्रयत्न घोष और घोष के आधार पर किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को रट लेंगे, या बाद में इसको बैठ करके व्याख्या इसकी देखेंगे। 146 में कह रहा है कि कौन सा वर्ण जो है घोष है? तो घोष इसमें कौन सा? सी, डी नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, घोष अघोष। संघर्षी कौन सा होता है? ठीक है, संघर्षी जो है ए नंबर, हा जो है इसको संघर्षी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? पढ़ लो चाहो तो इसकी व्याख्या। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का ना तो स्पर्श ध्वनियों के समान पूर्ण अवरोध होता है, ना ही स्वरों के समान निर्वात प्रवाह वायु का निर्गमन घर्षण के साथ होता है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे सा, सा, सा और हा, इन्हें ही ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि उच्चारण के समय वायु घर्षण करती हुई निर्मित होती है, तब उसमें उत्पन्न होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो पार्श्विक तो ला होता है, आप जानते हैं, तो ला होता है पार्श्विक। ठीक है, लिखा हुआ, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा का अग्र भाग वत्स को स्पर्श करता है, तो श्वास जीवा के पशु से निकलती हुई पार्श्विक कहते हैं। आगे देखेंगे, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। भाई साहब, कई बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखिए, स्पर्श व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? ता, था, दा, दा, ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अक्षर नहीं है? तो संयुक्त अक्षर कौन सा नहीं है? जा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से टा वर्ग नहीं है? तो टा वर्ग कौन सा नहीं है? धा जो है ये नहीं होता। अगला देखेंगे, हिंदी शब्दकोश में क्षत्रिय क्रम किसके बाद आता है? छा जो है ये किसके बाद आता है? तो छा अगर बनेगा का प्लस सा, ठीक है, तो का के बाद आएगा, ए नंबर ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन शब्द आया? हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, कि हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन शब्द आया? ठीक है, तो इसका 154 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है बी अर्थात रिच, ये वाला बी अर्थात रिच। ठीक है, 2007 बीएड में क्वेश्चन पूछा गया है, लिखा हुआ है, विकल्प में दिए गए शब्दकोश के अनुसार क्रम इस प्रकार होगा, रिच, फिर ऋग्वेद, ऋण। ठीक है, क्योंकि इसमें छा का वर्णक्रम का के बाद आता है। ठीक, तो रिच जो है यहाँ पे अपना हो जाएगा, इसका किस हिसाब से किया अपना उसको देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द पहले आएगा? आँख। ठीक है, ये शब्द सबसे पहले आएगा।
इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पढ़ने होंगे 55-56 नंबर वर्ण विच्छेद करके देखेंगे। आँख खा ऐसे, ठीक है, इसमें देख सकते हैं। वर्ण विच्छेद करने के बाद जो है आप देख सकते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोग वा हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने अयोग वा हैं? 2। अंग और आ। जिन ध्वनियों का गणना न स्वर में होती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? अयोग वा। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं जिनका प्रयोग ना तो स्वर में किया जाता है ना व्यंजन में? उनका प्रयोग किंतु उसका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। अंग और हा, ठीक है। 58। अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? डी नंबर। क्या लिखा हुआ? इसे अनुसार चंद्र बिंदु के रूप में लिखा था, ये गलत है, उपयुक्त नहीं है, ठीक है। इसको देख लीजिए क्या लिखा है, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है इसे के रूप में लिखा जाता है। उक्त अनुसार के संबंध में उपयुक्त नहीं है। इसके उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है, मुख से कम निकलती है। अंश, पंच, अंग इत्यादि उच्चारण आगे वाले व्यंजन को प्रभावित होता है और अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए बिंदु लगाया जाता है। तत्सम शब्द में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अनुस्वार किसका कार्य करता है? ठीक है, पंचम वर्ग का। पंचम वर्ग का अंग व्याकरण के अनुसार है, क्या है भाई? अनुस्वार ठीक है। ध्वनि, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाती है? युग्मक ध्वनियाँ। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं, ठीक है भाई। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब बस थोड़े ही बचे हैं और क्वेश्चन। लिखा हुआ है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व युग्म हो जाए तब वे युग्मक ध्वनियाँ कहलाते हैं। युग्मक ध्वनियाँ प्रायः मध्य में आती हैं। 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ जब परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर में बोली जाए तो उन्हें संयुक्त ध्वनियाँ कहा जाता है, जैसे प्राण, घ्राण, क्लांत इत्यादि। अगला देखेंगे, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? ठीक है, संबल जो है कौन सा है? संपृक्त ध्वनियाँ। तो ये भी क्वेश्चन पता नहीं किस तरीके के हैं भाई, अलग अलग टाइप के। इनको भी देख लें कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं UP++ की तरफ से। उच्चारण की दृष्टि से संबल संपृक्त ध्वनि का वर्गीकरण है, जो कि एक ध्वनि 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निर्दिष्ट कौन सा अशुद्ध है? तो अशुद्ध बताना है भाई साहब। ये जो है वो तालव चा जो है, तालव महाप्रण, ये वाला यहाँ पे अशुद्ध है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, स्वर और व्यंजन, ठीक है। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? ठीक है, देवनागरी की जो ये ग्रीवा, ये नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या है? ठीक है, तो कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण जो है वो है कक्षा, कक्षा, ठीक। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आखिरी पेज है, इसके क्वेश्चन जल्दी देख लो आप। निम्नलिखित में से नासिक जो है वो कौन सा है? यहाँ, ठीक है। निम्नलिखित में से रा व्यंजन नहीं है, किसमें नहीं है रा भाई साहब? ये रा मातृभूमि, इसमें ऋषि आई हुई है, ठीक है। आगे देखेंगे, जिन शब्दों के अंत में आता है उसे क्या कहते हैं? अंत में अकारांत। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें, वा का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? ए नंबर। लिखा हुआ है 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण स्थान एक साथ हो सकता है। महाप्राण का एक साथ उच्चारण हो सकता है, ये गलत है, ठीक है। पढ़ सकते हैं इसकी व्याख्या। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। कथन उच्चारण अन्य कथन शुद्ध हैं, इसका विवरण इस प्रकार है, ये अपना देख सकते हैं, ठीक है। इसके और बाकी क्वेश्चन देख लो फटाफट।
आपको उत्तर छाँट के बताना है भाई कि अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। वर्ग पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है, मुंह से अधिक निकलती है। तो ये तो सही है करे। अनुनासिक ये भी सही है। अनुनासिक पूर्ण अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से अनुनासिक ध्वनि वर्ण कौन सा? अनुनासिक मा। अगला क्वेश्चन, द्रग का आपको इसमें सही विच्छेद करना है, वर्ण विच्छेद। द्रग का जो है ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वर्ण विच्छेद में काकल जो है कौन सा? हा। काकल जो है ये कौन सा है? हा हो जाएगा। ठीक है। रा जो है इसका कौन सा है? इसके पूछे रा का तो अपना देख लेना। रा जो है वत्स लुंठित सघोष अल्पर्ण व्यंजन जो है ये पूरा है, इसको देख लीजिए। ठीक है। तो यहाँ से 178 क्वेश्चन थे जो कि कितने टाइप के वर्णमाला में आते हैं वो सारे आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। तो ये किताब ज़रूर आप ख़रीद लें, आपके लिए हिंदी के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगी। ठीक है। महत्वपूर्ण किताब है और इसका ही पहला वर्णमाला चैप्टर के सारे क्वेश्चन हमने लगभग आपको करा दिए हैं और बाकी अगला चैप्टर जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसके भी लगभग 150-200 क्वेश्चन जो भी होंगे वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।